बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ अंपायर पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ें, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस और इंटरव्यूज आप तक पहुंच सके। हमारे आज के मेहमान इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं और ये उनका बड़ापन है कि जब भी हम उन्हें याद करते हैं, वो अपने बिजी टाइम में से कुछ वक्त हमारे लिए लाजमी निकालते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि कोचिंग में एक अपना अहम नाम रखते हैं, जो हाल ही में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पाकिस्तान के फील्डिंग कोच के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। इससे पहले वो पाकिस्तान की वुमेन टीम के हेड कोच रहे, उसके अलावा लाहौर कलंदर्स के साथ मुंसलिक रहे और बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम आपको वो गिनाना शुरू हुए तो हमारा वक्त इस तरह ही गुजर जाएगा। यकीनन आप पहचान गए होंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर अतीक उज़्ज़मा। इससे पहले कि हम अपने मेहमान की तरफ बढ़े, इनसे हमने तकरीबन 1 साल पहले एक इंटरव्यू किया था, जिसमें अतीक ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। अगर आप वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अतीक उस्मा की ज़िंदगी के बारे में सारी बातें उस इंटरव्यू में देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ और उनसे आज बहुत सी ऐसी बातें जानना चाहेंगे कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जॉब छोड़ने के बाद मेरे ख्याल में उनका ये पहला इंटरव्यू है और उसमें वो सब चीजें उनसे जानेंगे कि क्या वजह बनी कि अतीक ने क्यों नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर छोड़ा और अंदर की बहुत सी चीजें। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फयाज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि जब भी आपसे वक़्त माँगा तो आपने अपना कीमती टाइम हमें लाज़मी दिया। अच्छा, जब लास्ट टाइम हमारी आपसे बातचीत हुई थी तो उस वक़्त आप में एक जज़्बा था पाकिस्तान की खिदमत करने का और उसके बाद आपको एक चांस मिला, आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतौर फील्डिंग कोच तैनात हुए। लेकिन क्या वजह हुई कि आप अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए वहाँ पर? देखिए फयाज, पाकिस्तान के लिए काम करने की जो ख्वाहिश थी वो काफ़ी सालों से थी। जब से पाकिस्तान छोड़ा है और कोचिंग की लाइफ में गया हूँ, तो कोशिश यही थी कि जब क्वालिफाइड हो जाऊँगा और एक्सपीरियंस लेने के बाद जब मैं इस काबिल अपने आप को समझूंगा तो पाकिस्तान में ज़रूर अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करूँगा। और वही कर रहा था काफ़ी सालों से सुई गैस के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तो मुंसलिक नहीं था, मगर किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने की कोशिश कर रहा था। और बड़ा अच्छा टेन्योर गुजरा सुई गैस के साथ। अनलकीली डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सुई गैस की जो परमानेंट जॉब थी उसको रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली जो बेस्ड है वो बोल्टन मैनचेस्टर में है, तो मैं पाकिस्तान में फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता था। बहरहाल आपकी बात पे आऊँगा पॉइंट पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब वैकेंसीज़ आई थी हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट की, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, जिसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। आखिरी 2 में मेरा नाम था और सकलान मुश्ताक साहब को जॉब मिली थी वो। और मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात थी कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने मतलब इस काबिल समझा उस दौर में। और जब से वसीम खान साहब आए थे एज़ अ सीईओ, मेरी ख्वाहिश थी कि उनके अंडर काम करूँ, क्योंकि उनका जो विज़न था और उनके जो वैल्यूज़ थी वो बड़ी क्लियर थी पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि यार ही विल बिल्ड अ वेरी गुड टीम। बहरहाल वो जॉब मुझे नहीं मिली, मगर कुछ ही दिनों के बाद मुझे सकलैन मुश्ताक ने खुद ही फ़ोन किया। कहा कि यार मैं टीम बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यू विल बी पार्ट ऑफ माय टीम एज़ अ फील्डिंग एंड विकेट कीपिंग कोच। तो तुम बताओ क्या है? तो मैंने कहा मैं सोच के आपको बताऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लीडरशिप रोल में काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। लाहौर कलंदर के साथ मेरा बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस था एज़ अ स्किल कोच में। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा इसी तरह का एक और एक्सपीरियंस हो, मगर उस एक्सपीरियंस से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो मुझे पता था कि मेरा जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस होगा एज़ अ स्किल कोच होता है तो इतना बुरा नहीं होगा जितना लाहौर के साथ हुआ था। तो मैंने सोच समझने के बाद फिर बात की सकलैन मुश्ताक से। फिर सैलरी उन्होंने बहुत मुझे कम ऑफ़र की और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं कि आप
मैं जिस जॉब के लिए आप मुझे शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद आप मुझे डाउनग्रेड करके अगर मैं स्किल कोच में लेकर आते हो और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस जॉब को, कम से कम आप मुझे सैलरी का पैकेज तो ऐसा दो कि मेरी जो यूके में फैमिली है मैं उसको सही तरीके से देख सकूँ। बहरहाल मुझे सकला मुश्ताक ने ये बोला कि देखो ये तुम्हारे लिए एक स्टेप इन होगा पाकिस्तान में, और यहाँ से तुम पाकिस्तान टीम में इजीली जा सकते हो, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा पाकिस्तान टीम होगा, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस अगर कर सकते हो तो कर लो। तो मैंने सैलरी का सेक्रीफाइस करके मैं पाकिस्तान गया, और तकरीबन 14-15 महीने मैंने काम किया वहाँ पे, और बड़ा अच्छे तरीके से, जब तक वसीम खान साहब थे, नदीम खान को पूरी अथॉरिटी थी, तो हम लोग पूरी अथॉरिटी के साथ काम कर रहे थे। तो हमारी एनएचपीसी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनी थी जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और बिलीव्स को पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीकेट किया और सब ट्रांसलेट किया पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में। हम नीचे से स्टार्ट हुए और हम ऊपर की तरफ जाना चाहते थे, तो नीचे तो हमने बहुत अच्छा काम किया रीजन लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे और जूनियर लेवल पे, मगर मिसबा उल हक और उसकी जो टीम थी ना, वो हमारी फिलॉसफी को बाय नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उनकी अपनी अलग ईगोस थी, वो अपने तरीके से काम करते थे, तो उनको ये तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन जो था वो बड़ा ब्रेक डाउन चला, और मिसबा मिसबा ने मतलब एनएचपीसी को बिल्कुल ही ना मतलब कोई खातिर में नहीं रखा हुआ था। तो हम उस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कि जब है ना या तो मिसबा चेंज हो जाए, या अपनी थिंकिंग चेंज कर ले, या मिसबा को चेंज कर दिया जाए। तो मिसबा चेंज हो गया लकीली। फिर उसके बाद सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरम हेड कोच बनाया, तो चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आई, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट की जो वैल्यूज हैं और जो एक जज्बा है और एक यूनिटी है वो नजर आ रही है पाकिस्तान टीम में, और हम यही चाहते थे कि यही पूरे पाकिस्तान में हर लेवल पे हम इसको ना ट्रांसलेट करें और एजुकेट करें लोगों को कि इस तरीके से हमने काम करना है, एक मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क के बाद अपनी टीम के लिए, फिर अपने लिए सोचना है। तो ये हमारी फिलॉसफी थी। तो उसमें एक हद तक काम करते रहे। फिर वसीम खान साहब जब जब उन्होंने रिजाइन किया, तो ऑब्वियसली एक आपका जो बड़ा लीडर होता है जो आपको लेकर आया हुआ होता है, और वो रिजाइन कर देता है, तो आप थोड़ा सा फिर सोच में पड़ जाते हो कि नई नई लीडरशिप आएगी, उनकी अपनी क्या मेंटालिटी होगी, वो किस तरीके से सोचेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सकलैन मुश्ताक के हेड कोच बनने के बाद मैं आई विल बी पाकिस्तान टीम फील्डिंग कोच, क्योंकि 15 महीने से मैंने अपने आप को तैयार किया इसी लेवल के लिए, और फील्डिंग में वो काम किए पाकिस्तान में जो इससे पहले वर्ल्ड में किसी ने नहीं किए होंगे। कि हमने फील्डिंग की टेस्टिंग की, बाकायदा स्किल टेस्टिंग का हमने एक सिस्टम निकाला। हमारे पास पूरे पाकिस्तान के एक एक प्लेयर का स्किल टेस्ट का रिकॉर्ड है, इंडिविजुअली ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड है नंबर्स के साथ, कि जिसमें दूध का दूध पानी का पानी, कि उसकी फील्डिंग में कौन कौन से एरिया हैं जो बहुत अच्छे हैं, कौन कौन से एरिया हैं जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हमारे पास क्लियर एविडेंस है उसका। और फिर हमने डोमेस्टिक लेवल पे एनालिसिस नहीं होते थे, पहले लोग सब्जेक्टिव रिपोर्ट बना के देते थे कि हमारी फील्डिंग हो या फील्डिंग बहुत गंदी हुई या बहुत अच्छी हुई, कोई मतलब ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट नहीं मिलती थी कि मतलब फील्डिंग में क्या चीज अच्छी हुई। मतलब कैचिंग अच्छी थी तो कैचिंग अच्छी थी तो कौन सी पोजीशन पे अच्छी थी, क्या बाउंड्री पे अच्छी थी या इधर थी, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट अच्छी थी, राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट अच्छी थी, क्या चीजें थी। तो ये चीज हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हमने इसका कॉन्सेप्ट बना के पूरे पाकिस्तान लेवल पे हमने एनालिसिस करना शुरू किया, हर मैच के बॉल टू बॉल एनालिसिस हुए, तो हमने फील्डिंग में काम काफी बेहतर करना शुरू कर दिया था। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था जिसको हो सकता है 2-3 साल और लग जाते हैं, या हो सकता है 4-5 साल लगते हैं, मगर इस प्रोसेस को अगर हम चलाते रहते तो बहुत अच्छा होता। हमारी फील्डिंग डेफिनेटली इंप्रूव होती है और हो रही है अभी भी। तो जब नए चेयरमैन साहब आए, उन्होंने आके फिर अपनी मतलब ना हमसे कोई कम्युनिकेट किया, ना कोई बात की, ना उनसे जाके किसी ने कम्युनिकेशन करके बताया कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनकी नॉलेज में यही था कि जो पाकिस्तान टीम के कोचेज हैं वो सारे ही फारिग कोचेज हैं, और सारी बात है कि वो आप अगर आप अंदर नहीं होगे, सिस्टम में नहीं होगे, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन अच्छा कौन बुरा। और उन्होंने किसी को खातिर में नहीं लाया। तो मुझे फिर ऐसा जाके लगा कि यार जब मैं पाकिस्तान टीम के अंदर मेरे जाने से के रास्ते नहीं है, मैंने अपनी सैलरी को भी सेक्रीफाइस किया मुल्क के लिए, मैं अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके छोड़ कर आया, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनको छोड़ के मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में रह रहा हूँ। तो मुझे इसका अपने एज एन इंडिविजुअल क्या फायदा हो रहा है, अगर मेरी एज अ कोच ग्रोथ नहीं होती, तो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने का फिर या तो मैं उस काबिल नहीं हूँ, या फिर मुझे वहां रहना नहीं चाहिए। क्योंकि एज अ कोच सही। और एज अ प्लेयर आप हमेशा ग्रोथ करना चाहते हो। अगर आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं है, इसका मतलब है दिस इज नॉट अ राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। तो ये सारी चीजों को मैंने सोचते हुए फिर मैंने डिसाइड किया फैमिली से बात करके कि देखें, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऊपर जाने का मौका मिलेगा, तो उससे बेहतर यही है कि मैं अब रेजिग्नेशन करके
अपना फ्यूचर फिर कहीं और बनाना शुरू करूंगा जहाँ पे एज अ कोच मैं ग्रोथ हो सकूं। तो ये बस डिसीजन था। जज्बा अपनी जगह होता है, पाकिस्तान से अभी भी प्यार है, अभी भी एक एक मैच बॉल टू बॉल देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, कभी मौका मिलता है। मगर मगर हर चीज को करने के लिए, अगर आपको काम करने के लिए अगर आपकी दूसरी चीजें अगर लुक आफ्टर नहीं करते तो आप फिर सही तरीके से काम नहीं कर सकते। फिर आप जब सही तरीके से काम नहीं कर बिल्कुल सकते तो फिर फायदा नहीं है। फिर आप क्यों पाकिस्तान के पैसे जाया कर रहे हो, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, और मैं क्यों अपना टाइम फिर ना जाया कर रहा हूँ अपनी फैमिली के बगैर। तो ये सारी चीजों को सोचते हुए मैंने रिजाइन किया। सही। अतीक, ये कहिएगा कि जब आपने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज्वाइन किया, उस वक्त नदीम खान वहाँ पे हेड थे। तो नदीम खान तो अभी भी वहीं पर, तो क्या नदीम खान का कम्युनिकेशन नहीं हुई और उन्होंने चेयरमैन साहब को ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये बंदा हमारे लिए कितना अहम है? देखिए, पाकिस्तान का मसला यही है कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि अगर पाकिस्तान आप बड़े नाम नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना। अगर मैं कोई 50 से 60 टेस्ट मैच खेला होता और मेरी इतनी हाई क्वालिफिकेशन होती तो मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच होता था। ठीक है। और जहाँ सही। तक जहाँ तक मेरी बात है नदीम खान साहब की, अब मुझे नहीं समझ में आता कि हर बंदा अपनी नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं डायरेक्टली रमीज भाई के पास चला गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पिछले 2 महीने से एनएचपीसी जो है बिल्कुल ही बंद हुआ हुआ है, स्टॉप हुआ हुआ है। हम ऑफिस में जाते हैं वापस आ जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं वापस आते हैं। तो मुझे अंदर अंदर से मैं एक कुड़ता है ना बंदा, वो होना शुरू हो गया कि यार ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम क्या अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्या हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं एक अंदर से ना एक एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन टाइप की ना सिचुएशन शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा रिजाइन करने से पहले मैं रमीज भाई से जाके खुद ही मिलता हूँ। तो एक दिन मुझे मौका मिला तो मैं चला गया उनके ऑफिस, और उनकी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे अंदर बुला लिया और बात की मेरे से। तो जब मैंने उनको अपने बारे में थोड़ा सा गाइड करना शुरू किया, तो उनको तो मेरे बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी स्किल क्या है और मैं क्या काम करूँ। मुझे तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि तुम्हारा जॉब टाइटल क्या है। तो जब आपका चेयरमैन आपके वन ऑफ द बेस्ट आपके ना टॉप लेवल के कोचेस जो आपके टॉप उस पे बैठे हुए पोजीशन पे, अगर उनको ही नहीं जानता वो, तो फिर फायदा क्या उस जगह पे रहने का। और फिर मैंने जब नदीम खान सही। साहब से पूछा, मैंने नदीम खान साहब से पूछा कि आपने रमीज भाई को हमारे बारे में कुछ नहीं पता। कहते हैं वो किसी की सुनते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर बंदा अपनी जॉब बचाने के लिए बैठा हुआ था। तो उनको दूसरों की, जब अपनी जॉब लगी हुई होती है तो दूसरों की फिक्र नहीं करते लोग। तो यही हुआ। और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतने ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कोचेस जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है अपने स्किल में, वो पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ मुंसलिक हैं। और मैं जाता हूँ 9 से 5 जॉब करके ऑफिस में बैठ के टाइम गप्पे लगा के चाय पी के आ जाता हूँ। तो मुझे ये चीज़ें बहुत खा रही थी। तो मैंने इन चीज़ों को सोचते कहा, मैंने कहा नहीं, अब बस हो गई है। कोई पैसा इतना भी नहीं मिल रहा कि जिसकी वजह से बंदा खामोशी से बैठ के, अगर मुझे पैसा अच्छे भी मिल रहे होते ना, बहुत ज्यादा भी पैसे मिल रहे होते, तो अगर मैं काम नहीं करता, मैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो उस पर्सनल सेटिस्फेक्शन को मैंने साइड में रखा और उसको सोचा, अपनी फैमिली को साइड में रखते हुए ये फैसला किया कि बेस्ट तरीका यही एक इसी तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी अभी जो करंट सिचुएशन में काम करने का कोई फायदा नहीं है। और जहां तक मेरी अपनी बात है फयाज, मैं अपने आप को कोई बड़ा कोच नहीं समझता, मगर मैं पूरे पाथवे के थ्रू ऊपर आया हूँ। मैंने क्लब लेवल से कोचिंग स्टार्ट की, मैंने क्वालिफिकेशन की, लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, फिर उसके बाद मैंने लेवल 3 किया, फिर मैंने स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर से, फिर मैंने मास्टर्स किया स्पोर्ट्स कोचिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर से, अब मैं लेवल 4 कर रहा हूँ ईसीबी से। तो उसके साथ साथ मैंने काउंटी के लिए भी काम किया, काउंटी में जूनियर में काम किया, मैंने सीनियर प्लेयर्स के साथ काम किया, फिर वुमेन्स में मैंने काम किया। तो मैंने हर शोबे में काम करके अपने आप को ग्रूम करते हुए मैं ऊपर आया हूँ। और अगर मुझे फिर ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक मेरी पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी तो फिर वो मेरे लिए फिर इट्स नॉट गुड इनफ। तो यही मैंने सोचते हुए डिसाइड मैं किया क्या, कि अब आपकी बात मैं काट रहा हूँ, शायद हमारे देखने वालों को ये चीज का इल्म ना हो कि जब आप सुई गैस के कोच थे तो सुई गैस उस वक्त डिपार्टमेंट क्रिकेट में बहुत नीचे थी, लेकिन आप एक नया विजन लेकर आए, आप बाहर से ट्रेनर्स वगैरह लेकर गए और उसके बाद जो है वो सुई गैस की टीम ने जो है वो काफी अहम फतवाहत हासिल की। सुई गैस की टीम में आपने अच्छे बड़े नाम भी शामिल किया। तो अगर तो क्वालिफिकेशन की या हार्ड वर्किंग की बात की जाए तो उसमें तो आपका सानी नहीं है कोई। और मेरे ख्याल में अगर
यही चीज है जैसा आपने बताया है, तो फिर उसमें पाकिस्तान का नुकसान है। बिल्कुल, मैं तो यही देखे ना, मैं तो एंड ऑफ द डे नुकसान पाकिस्तान का हुआ। मेरा नुकसान नहीं हुआ। मेरी तो पास तो ऑप्शंस यहाँ पे भी मौजूद है। मैं काउंटी में दोबारा, अभी मुझे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्काउटिंग की मुझे ऑफर की है, तो होपफुली मुझे वो स्काउटिंग का रोल दे देंगे जनवरी से। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज तो थी, मगर मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है ना विकेट कीपिंग की खास तौर पे, उससे पूरा ना फायदा नहीं उठाया गया। मैंने पूरे साल में कैंप कैंप रो रो के मैंने एक कैंप बड़ी मुश्किल से इनसे लड़के लिया है। तो उस कैंप के लिए भी बजट की बात हो रही है, कभी इसकी बात हो रही है। मैंने कहा यार बजट इंपॉर्टेंट है या प्लेयर की डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है? आप इतना पैसा खर्च करते हो, आप मिसबा को 35-35 लाख रुपए महीना अपने तनख्वाह में रखा हुआ था। आपने पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बर्बाद किया उसके ऊपर। तो आप वही पैसा प्लेयरों के ऊपर लगाते हैं। अब मेरे होते हुए अगर कोई पाकिस्तान में विकेट कीपर्स ग्रूम नहीं हो सका, तो फिर मेरी एक्सपर्टीज का फायदा क्या हुआ? आप इससे अंदाजा लगाने कि मैंने सरफराज और रिजवान के साथ मेरी एक मीटिंग भी नहीं हुई अभी तक, और मुझे 15 महीने हो चुके हैं। सकलैन मुश्ताक मिसबा को बोल बोल के थक गया कि यार आपके कैंप लगते हैं, आपके पास 2 वर्ल्ड क्लास कीपर हैं, उनके साथ कोई विकेट कीपिंग कोच होना जरूरी है। तो अतीक हमारे पास फालतू बैठा, आप उसको क्यों नहीं लेते? तो मिसबा ने स्ट्रेट में मना कर दिया, नहीं यार जी हमें बजट का मसला होता है और ये होता है वो होता है, इस तरह करके इस तरह बात करके। तो हमारे मुल्क में तो निज़ाम इसी तरह चलता है ना। अब उस निज़ाम के अंदर, अब जब वसीम खान वगैरह थे तो पूरी अथॉरिटी के साथ जब काम कर रहे थे तो हम बड़ी फ्रीली काम कर रहे थे और हमने अच्छा काम किया। फिर ग्रांट ब्रैडबर्न के होते हुए भी बहुत चीजें अच्छी हो रही थी। फिर वसीम खान ने रिजाइन करने के बाद ग्रांट ब्रैडबर्न ने रिजाइन कर दिया। सकलैन मुश्ताक ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है 3 महीने पहले अपनी पोस्ट से। तो सारी टीम जो है ना वो रिजाइन करके बैठी हुई थी। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें होने का भी कोई फायदा है या नहीं है। तो ये इसी को देखते हुए हमने फिर वो किया। अब पाकिस्तान का है इसमें लॉस है क्यों नहीं है? पाकिस्तान में गिनती के कोचेस हैं जो टॉप लेवल में कोचिंग कर सकते हैं, और मैं वन ऑफ दोज कोचेस के, मैंने दूसरे मुल्कों में भी काम किया हुआ है और पाकिस्तान को एंड ऑफ द डे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो लॉस होगा। मिसबा की अगर बात की जाए, तो मिसबा को सिर्फ यस मैन होने की वजह से पीसीबी में लाया गया था, क्योंकि उनके पास ना तो कोचिंग का एक्सपीरियंस था, ना ही कोई ऐसी क्वालिफिकेशन थी कि वो एज ए हेड कोच आते। नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि मिसबा यसमैन था। मेरा ख्याल है मिसबा सारी चीजें अपनी मर्जी से करता था, और इसी वजह से उसने नुकसान उठाया कि उसने एज अ टीम डिसीजन नहीं लिया। उसने अपनी जो टीम को एम्पावरमेंट नहीं दी, सारे फैसले खुद करता था, सिलेक्शन भी खुद करता था, टीम भी खुद खिलाता था। तो इस वजह से उसको नुकसान हुआ। और मिसबा की जो हमारे मुल्क में सिर्फ 50-60 टेस्ट खेलने वालों को नहीं, बल्कि गोरा भी होना, तो गोरा कॉम्प्लेक्स भी है हमारे मुल्क में कि अगर एक गोरा नॉन कॉम्पिटेंट बंदा आ जाएगा ना, तो वो पाकिस्तानी को हटा के उस गोरे को रखेंगे। ठीक है ना? पाकिस्तानी को पैसे देते हुए इनको जान निकलती है, मगर गोरे को ये मुंह मांगी रकम देंगे। अब ब्रैडमन सुनने में आ रहा है कि वो 20 से 25 लाख रुपए उसकी तनख्वाह थी। तो मैं तो शौक हो गया, मैं शौक हो गया कि यार आप एक एक बंदे को आप इतनी तनख्वाह दे रहे हो और उसकी 10% आप दूसरे बंदे को दे रहे हो, तो यार इट्स नॉट अ जस्टिस, इट्स नॉट अ जस्टिस। तो हमारे सही। मुल्क में ये प्रॉब्लम हमेशा से है और ये चलता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता ये कभी ठीक होगा। सही। अच्छा, अगर आपकी स्किल्स की बात की जाए, तो आप जो है वो विकेट कीपर थे। तो पाकिस्तान में क्या वजह है कि दूसरे ममालिक में जैसे होता है कि एक टीम में कभी दो, कभी इवन के 3 विकेट कीपर भी शामिल होते हैं, तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही विकेट कीपर पर इन्हिसार किया जाता है, दूसरा विकेट कीपर टीम में आने नहीं दिया जाता। इसकी क्या वजह क्या है? देखिए इसकी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान और दूसरे मुल्क से कंपैरिजन करें ना, अब मैं आपको इंग्लैंड की बात बता दूं। आप 3 विकेट कीपर्स खेलते हैं वाइट बॉल की क्रिकेट में, तो उन 3 विकेट कीपर्स की फील्डिंग स्किल भी बहुत हाई है। इंग्लैंड के जो अपने जो कोचिंग के बेंचमार्क्स है ना, उसमें फील्ड विकेट कीपिंग में इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड फील्डर। बाकायदा उनकी फील्डिंग के ड्रिल्स भी करते हम्म, हैं विकेट कीपर्स। उनकी थ्रोज को इम्प्रूव कराने के लिए पूरा काम सही। किया जाता है। उनकी बाउंड्री से थ्रो और नॉर्मल सर्कल से थ्रो उसके लिए उस पर काम किया जाता है। तो उनका तो ये एक बेंचमार्क है कि एक विकेट कीपर अगर जो आएगा सिस्टम में, उसको फील्डर भी अच्छा होना चाहिए, और उस पर वो काम कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में भी ये सिस्टम शुरू नहीं हुआ, और ये करने वाला था मैं। और ये मैंने सारे प्लान्स दिए थे इनको कि हमने, जैसे अब सरफराज को आप एज अ फील्डर खिलाएंगे ना, तो देन यू हैव गॉट ऑब्जर्वेशन कि उसकी थ्रोज कैसी होंगी, वो फील्डिंग कर पाएगा, इतना एजाइल होगा फील्डिंग की, क्योंकि फील्डिंग विकेट कीपिंग टोटली डिफरेंट एरियाज हैं। कामरान अकमल को पे भी ट्राई की थी इन्होंने, सही। मगर वो नहीं चल सका काम। तो हमें भी यही इसी तरह सोचना चाहिए कि हमारे पास कीपर्स हैं जिनकी
बैटिंग बहुत अच्छी है, और अगर वो एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं तो उनको फील्डिंग में कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा? अगर फील्डिंग में जहाँ यूटिलाइज करना है वहाँ की स्पेशलाइजेशन के लिए उनकी डेवलपमेंट किस तरह होगी? तो ये इस तरह के प्लान जब तक नहीं बनेंगे, जब तक हम 3-3 या 2 विकेट कीपर्स भी नहीं खिला सकेंगे एक मैच में। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, उसका अभी रिसेंटली क्या रोल क्या रह गया है? क्योंकि बिल्कुल आपके वहाँ पे विकेट कीपिंग के जो हैं वो कैंप्स नहीं है, कुछ दूसरी चीज़ें भी नहीं है, तो क्या किस तरह जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो आगे पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व कर सकेगा? लेकिन जब तक आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस को पूरी एम्पावरमेंट नहीं देंगे ना, जैसे नदीम भाई के पास पहले पूरी एम्पावरमेंट थी तो काम बहुत अच्छे हो रहे थे। मैं फालतू की तारीफ किसी की भी नहीं करता, आपने देखा होगा, मगर जो हमने 12-13 महीने में जो मैंने देखा ना, तो काम हमने नीचे के लेवल पे बहुत किया है। मैं गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर हमारा एजेंडा यही था कि हम नीचे की क्रिकेट को ठीक कर दें। मेरे हिसाब से हमें ऊपर से नीचे आना चाहिए था, ठीक है ना? जो नेशनल हाई हुँ, परफॉर्मेंस हुँ। के कोचेज हैं वो पाकिस्तान टीम के कोचेज होने चाहिए, क्योंकि इसी तरह अगर आप उनको लेकर चलेंगे ना तो काम चलेगा। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे परमानेंट कोचेज नहीं होने चाहिए, तो जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच है वो पाकिस्तान टीम के कोच हो, और वो रीजनल कोचेज को साथ में एजुकेट करें। जब मैं फील्डिंग कोच था तो मैंने कोशिश यही की कि मैंने जो जितने भी रीजनल कोचेज हैं, हेड कोचेज और अंडर 19 के हेड कोचेज हैं, और जो फील्डिंग कोचेज एम्प्लॉय हैं, इनको एजुकेट करूं, इनको इस तरह की हम रेसिपीज दें कि जिसपे वो ना पूरा पाकिस्तान एक ही तरीके से काम कर रहा हो। तो हमारा जो डायरेक्शन थी वो बड़ी अच्छे तरीके से सही रुख में जा रही थी, मगर वो अब सारी चीजें आके चेंज हो गई। अब मेरे जाने के बाद पता नहीं जो मैंने काम किए थे वो कंटिन्यू होंगे नहीं होंगे, अब ये भी नहीं पता। तो इट्स वेरी सैड, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। ये बताइएगा कि आप मोहम्मद आमिर के कोच रहे हैं। स्टार्ट में जब मोहम्मद आमिर बैन के बाद वापस आए तो आप ही के खेले स्वीगैस में। लेकिन अभी मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से अपने आप को अलग किया है, तो क्या ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को सूट करता है कि अगर ये मैनेजमेंट रहेगी तो मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूँगा? और अब जबकि मैनेजमेंट चेंज हो गया तो आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद आमिर की जगह बनती है टीम में? देखिए, आमिर ने जो किया उसका अपना पर्सनल व्यू था, ठीक है? आप अंदाजा लगा सकते हैं जब एक टॉप क्लास प्लेयर कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा जब उसने इस तरह का डिसीजन लिया होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का जो सब में बड़ी वीकनेस है ना, वो कम्युनिकेशन है। हम किसी को सेलेक्ट हुँ, करते हैं हुँ। तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम किसी को ड्रॉप करते हैं तो उससे कम्युनिकेट नहीं करते। तो पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप प्लेयर्स को अपनी उसमें लेके ना क्या कहते हैं, बकायदा उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके आप उससे बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसके एक्सक्लूजन की वजह क्या है या उसके इंक्लूजन की वजह क्या है, तो वो प्लेयर समझेगा इस बात को, ठीक है ना? आपने टीम से निकाल के बिल्कुल ही साइड कर दिया और आप फिरौन बने हुए हो एज अ चीफ सेलेक्टर और एज अ कोच कि सारी चीजें जो होंगी वो मैं ही करूंगा, कुछ आप प्लेयर को आप बिल्कुल खातिमा नहीं लाए, तो इट्स ऑल अबाउट द प्लेयर। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्लेयर को लुक आफ्टर नहीं करोगे तो प्लेयर आपको कभी भी नहीं आपकी चीजें बाय करेगा। तो मिसबा का सबसे बड़ा इश्यू यही था कि वो इंटरेक्ट नहीं करता था, उसका फोकस टेक्निकल कोचिंग में लगा हुआ था और प्लेयर इंटरेक्शन पे उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं था। प्लेयर के साथ रिलेशनशिप खराब की उसने और लोगों के कैरियर भी तबाह हुए हैं इस चक्कर में। देखा, आमिर जैसा बॉलर आपने अब जाया कर दिया। आमिर अब पाकिस्तान टीम के साथ होता तो पाकिस्तान टीम के साथ रहते हुए जो डेवलपमेंट होती है तो वो लीग में भी उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट लेवल पे होती है। अब थोड़ा सा लीग की परफॉर्मेंस में भी उसको इम्पैक्ट आ रहा है उसका, क्योंकि वो उस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं कर रहा जो जिस लेवल पे उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से अभी जहां तक उसकी जगह बनने का ताल्लुक है, ये तो मोहम्मद वसीम ही बता सकता है कि उसके प्लान में है या नहीं है। मगर मैं काफी अरसे से आमिर को फॉलो नहीं किया, मैंने उसकी परफॉर्मेंसेस T20 में, तो मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल पर भी अभी जा रहा है। तो अगर वो है, फिट है, 100% है, डोमेस्टिक क्रिकेट आगे खेलता है, पाकिस्तान में परफॉर्म करता है, तो उसको क्यों नहीं होना चाहिए? एक्सपीरियंस इज इट्स वेरी की। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये कल्चर डेवलप नहीं होना चाहिए कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके एक अच्छे तरीके से जो है वो गुड बाय कहा जाए? अभी जैसे कि कामरान अकमल के साथ पीएसएल में हुआ, जो जिस कैटेगरी में कामरान अकमल को पिक किया गया, उसमें वो खुश नहीं थे, लेकिन फिर बाद में जो इनकी कम्युनिकेशन हुई तो फिर वो राज़ी हो गए।
तो क्या पाकिस्तान में हमेशा से ये नहीं रहा कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो बेचारे जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें उस तरीके से नहीं भेजा जाता जिस तरह से उन्होंने किया पाकिस्तान? मेरे ख्याल से तुम्हारा एक सवाल तो सही था, मगर जाना चाहते हैं उससे मैं अग्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से प्लेयर कभी जाना नहीं चाहता है यहाँ से। यही वजह है कि एक प्लेयर का अपना एक फ्यूचर का प्लान नहीं होता, एक डायरेक्शन नहीं होती कि उसने कब रिटायर होना है, क्या करना है। शोएब मलिक जैसा इतना बड़ा प्लेयर, उसने रिटायरमेंट की अनाउंस नहीं की और वो टीम से फिर उसको बाहर करते हैं, तो फिर एक बुरी चीज हो जाती है, एक देखने वालों को बुरा लगता है। मगर एंड ऑफ द डे आपको डिसीजन लेना है, आप कब तक है ना अपने ना इतने सीनियर प्लेयर्स पर रिलाई करेंगे। तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको खुद भी सोचना चाहिए कि जब उनको ऐसा लगे कि हाँ जी अब जो है ना बर्डन बनने वाला टाइम आ गया है, तो वी शुड हैव सम डिफरेंट प्लान फॉर आवर फ्यूचर। कामरान अकमल के आपने नाम लिए, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत उसकी खिदमात हैं लीग के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो उसको खुद अपने एक प्लानिंग करनी चाहिए, या टीम को उसकी सोचना चाहिए कि अगर वो उनके प्लान में नहीं है तो उसको कोई अच्छा सा रोल दे दें। यार चले आप हमारे एज अ मेंटोर आ सही। जाओ और फ्यूचर में आप विकेट कीपिंग कोच बन सकते हो साथ में, तो हम आपको ना हेल्प करेंगे आपको डेवलप करने में। या अगर आपका कोई और आप समझते हो आप किसी और लेवल पे कुछ और करना चाहते हो तो आप हमें बताओ, हम आपको हेल्प करेंगे। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें नहीं होती। पाकिस्तान में जब निकाल देते हैं, पिक कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, कोई पता ही नहीं होता। तो इस वजह से प्लेयर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। और जितने बड़े आपने नाम लिए, जैसे आमिर का नाम भी लिया मैंने, हफीज हो गया, मुझे नहीं लगता अब हफीज को कोई मौका मिलेगा। तो एक प्लान बनाना चाहिए था इनको अपना कि यार चले मैं ना इस वक्त तक खेलूंगा, ये मेरा लास्ट मैच होगा, और ये मैं चाहता हूँ कि मेरी अच्छी सी फेयरवेल। मगर पाकिस्तान में इस तरह का रिवाज ही नहीं है, नो बडी केयर्स। तो मैं ना प्लेयर को इसके बारे में वो बोलूंगा कि यार वो गलत है, ना मैं बोलूंगा कि हमारा मुल्क गलत है, दोनों ही गलत है। अच्छा, सही। अच्छा, ये बताइएगा अतीक कि आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? अब आपको बिफोर जब आपने ज्वाइन किया था नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उस वक्त एक कंट्री से आपको एज ए हेड कोच भी अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए अभी बात तो बिल्कुल 100% तय है कि मैं इंग्लैंड छोड़ के कुछ सालों के लिए नहीं जाऊंगा कहीं भी। कोई भी असाइनमेंट अगर मैं लूंगा तो शॉर्ट टर्म लूंगा, अगर लीग का होता है या पीएसएल का अगर आती है या कोई और लीग का आती है, 1 महीने या 40 दिन के, इस तरह के मैं असाइनमेंट्स लूंगा बाहर के। मगर मैं फुल टाइम जॉब को ही कहीं भी नहीं लूंगा बाहर की। और मैं आई एम लुकिंग फॉर समथिंग इन इन यूके नियर टू फैमिली। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों और फैमिली की बेहतरी के लिए यही है कि उनका जो फादर है ना वो उनके सामने ही काम करे कहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल जब आपके पास होती है तो आप अगर आप अपना भी काम करो तो आप अपनी फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशन को तो डील कर सकते हो। मगर एंड ऑफ द डे जो डिज़ायर है वो टीम कोचिंग का, वो अब देखते हैं अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा मुकद्दर में उसके हिसाब से होगा। मगर मैं देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़, मैंने अप्लाई किए, मेरे एक दो इंटरव्यूज़ हुए हैं इंग्लैंड में जॉब्स के लिए, हेड कोचिंग के लिए। तो थिंग्स गो इन बेटर, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हो सकता है मेरा लेवल 4 कंप्लीट हो जाएगा 6-7 महीने के अंदर। तो उसके बाद मेरे लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। थैंक यू सो मच अतीक उस्मान कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और आपने बहुत डिटेल में हमें सब चीज़ें बताई कि वो बंदा जो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए इतना पैशनेट है, उसने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जॉब को क्यों छोड़ा। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आपको इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपको एक दफ़ा फिर मैं दोबारा जो है वो अपने शो में लाज़मी बुलाऊँगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।